वेव्स एंड साउंड लेक्चर 6। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेव फॉर्मेशन सीखा था, अगर आपको याद हो, है ना। तो वेव फॉर्मेशन में हमने स्ट्रिंग का शेप बनाया था। आई थिंक क्लियर होगा हम सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और हमारी अगली हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग इज वेव। डालो हेडिंग सभी लोग, मैं भी लिख देता हूं। वेव इंसिडेंट ऑन अ मीडियम बाउंड्री। मीडियम बाउंड्री, मीडियम बाउंड्री का मतलब एक ऐसी बाउंड्री जिसके इधर एक साइड दूसरा मीडियम होगा और एक साइड दूसरा मीडियम होगा। ठीक है, ओके। जैसे सपोज करो, अगर मैं ये मीडियम बाउंड्री मान लो, ये मीडियम 1 कह दूं और ये मीडियम 2 कह दूं। ठीक है, मीडियम 1 इधर है, मीडियम 2 इधर है। स्ट्रिंग के केस में, अगर स्ट्रिंग के केस से बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे मीडियम चेंज होने का मतलब क्या चेंज हो जाना, हाँ? जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी थिकनेस, उसकी, है ना। सेम डिफरेंट लोग हैं तो हो सकता है वो थोड़ी सी थिकर हो या थिनर हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है आई थिंक, है भाई, है ना। तो मीडियम 1 एंड मीडियम 2, है ना। तो सपोज करते हैं हम, ये हमारी एक वेव आती है, मैं वेव ड्रॉ कर लेता हूँ कलर। ये एक वेव है हमारी, ठीक है। तो इसका नाम होगा क्या, इंसिडेंट वेव। क्या नाम होगा, इंसिडेंट वेव। ठीक है, अब ये जब मीडियम बाउंड्री के पास जाएगी, थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ टॉपिक लाइट, है ना। लाइट टॉपिक समझाता हूँ, है ना। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो क्या होता है, पार्शली रिफ्लेक्ट करती है और पार्शली रिफ्लेक्ट भी करती है, नहीं। सम पोर्शन ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट ऑल्सो, होता है ना ऐसा। बोलो, तो यहां पर भी अगर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है तो क्या पूरी ट्रांसमिट कर जाएगी उधर, पूरी उधर चली जाएगी, कुछ पोर्शन, मतलब कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी करेगी। क्यों, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो यहां पे जो डायग्राम मैंने बनाया है, एक डायग्राम उधर ही बन जाएगा। तो मान लेते हैं ये तुम्हारा बना, ये आपकी मान लो हो गई कौन सी वेव, आई कैन कॉल इट ट्रांसमिटेड वेव। क्या बोल सकते हैं इसको हम, ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, और इस मीडियम से इस मीडियम में जाने में रिफ्लेक्शन भी हुआ होगा, तो एक वेव मैंने और मान ली। ठीक है, और वो वैसी मानी मैंने,
ये मान लो मैंने मान ली कौन सी वाली, रिफ्लेक्टेड वेव। थोड़ा इसको नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। बोलो इतनी बात क्लियर है सभी को? ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ किए हैं अभी फिलहाल, वो क्लियर है सभी को? अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे ना, दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, है ना। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड के बारे में वी कांट डिस्कस। अभी जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई वेव, है ना, एक मीडियम दूसरे मीडियम जाएगी तो उसके दो पोर्शंस हो जाएंगे, एक ट्रांसमिट करेगी और एक रिफ्लेक्ट करेगी। अगर मैं चाहूं तो आपको एक डायग्राम यहाँ पे देखो है, आई थिंक उससे उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखो दिख रहा है, वैसे देखो एक पतली स्ट्रिंग से एक डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है। सभी लोग बोर्ड पे देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखो, एक पतली स्ट्रिंग से, फिर से देखना, पतली स्ट्रिंग से एक डिस्टर्बेंस गया और थिकर स्ट्रिंग की तरफ अप्रोच किया। जैसे ही मीडियम बाउंड्री पे आके टकराया, देखो अब दो वेव्स आ गई ना। वो दो वेव्स कैसी हैं? एक होगी कौन सी? एक होगी ट्रांसमिटेड और एक रिफ्लेक्टेड। बात समझ में आई? तो यही प्रोसेस वहां पे होता है, ठीक है। यही हमारा मीडियम बाउंड्री है टेक्निकली। ठीक, अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं एक दो चीजें। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस मीडियम के लिए म्यू 1 है और इस मीडियम के लिए म्यू 2 है, ठीक। तो हमने सिखाया है कि एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाने पे क्या होता है, स्पीड चेंज करती है ना, और लैम्डा भी चेंज करता है। बोलो, स्पीड चेंज करती है और लैम्डा भी चेंज करता है, ठीक है। लैम्डा होता है 2 पाई बाई के, सॉरी के की वैल्यू जो होती है 2 पाई बाई लैम्डा, तो के भी चेंज करेगा, व्हाट डू से। अच्छा, ओमेगा चेंज करेगा, ओमेगा चेंज करेगा, वाई? क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, ठीक। तो यहां पे मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि इन तीनों के लिए मुझे इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी वेव्स की। वेव्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स होती है। तो जैसे मैं अगर इंसिडेंट के लिए बोलूं तो क्या इंसिडेंट के लिए मैं बोल सकता हूं ये वाली y I इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव साइन ओमेगा टी माइनस k1x, व्हाट डू से? सही है? बोलो, म्यू डिफरेंट होने की वजह से स्पीड डिफरेंट हो जाएगा, स्पीड डिफरेंट होने की वजह से लैम्डा डिफरेंट होगा, लैम्डा डिफरेंट होने की वजह से के डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मुझे जवाब दो, इक्वेशन बताओ उसकी, वाई टी की ट्रांसमिटेड वेव की क्या होगी अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड मान लू 80। बोलो, व्हाट विल बी द वाई टी? जवाब दो कोई फटाफट। 80 साइन माइनस, वेरी गुड। अब मुझे रिफ्लेक्टेड की बोलो फटाफट, अगर इसका एम्पलीट्यूड मैं ए आर मान लू। बोलो 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 पूरी इक्वेशन। ए आर साइन ओमेगा टी प्लस k1x, क्योंकि रिफ्लेक्टेड तो फर्स्ट मीडियम में ही है ना, और फर्स्ट मीडियम के लिए k की वैल्यू k1 थी, तो ये इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक। लिख लो फटाफट इसको। जी, हाँ हाँ, बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ।
ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई आई थिंक। ये वाला एनिमेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने दिखाया था यहाँ पे। क्यों? ठीक है, चलो गुड। आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो पॉइंट्स बना लेते हैं कुछ, हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो यहाँ पे सेगमेंट होगा स्ट्रिंग का, भाई ये स्ट्रिंग बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? भले ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी अलग अलग दिखा दिया है ना, लेकिन ये एक स्ट्रिंग होगी तो कंटिन्यूअस होगी ना, ये तो बोलो कंटिन्यूअस होगी ना, ये ब्रेक थोड़ी ना हो जाएगी बीच से। भले मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग अलग दिखा दिया है, बट वो ब्रेक थोड़ी ना होगी, ठीक है। अगर वो वाला पॉइंट जहां पे दोनों, मतलब वो वाला पॉइंट जो दोनों मीडियम के लिए कॉमन है, होगा ना ऐसा पॉइंट एक, जिसके इधर देखोगे तो μ1, जिसके इधर देखोगे तो μ2, होगा ना इस तरीके का पॉइंट। उस पॉइंट को अगर मैं x बराबर 0 बोल दूं, ठीक है, जो मीडियम बाउंड्री पे पॉइंट है, उसको अगर मैं x बराबर 0 वाला पॉइंट बोल दूं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, लिखना है यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ continuity wave at a medium boundary, we can state that at medium boundary we can state that displacement of बाउंड्री पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से y एक्सिस पे, नहीं क्योंकि एक्चुअली में जो सारे पार्टिकल्स हैं वो तो y में ऑसिलेट कर रहे हैं ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री पार्टिकल should be equal from either side of बाउंड्री। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो ऊपर एनिमेशन है उसको थोड़ा सा देखना, गौर करना, जब ये मीडियम पल्स जब जस्ट उधर ट्रांसफर होने वाली है, रुक गया, देखो रुका भी, तो स्टेट रुका था ना, तो एक उस स्टेट देखो ध्यान से, जो मीडियम बाउंड्री पार्टिकल था यानी ये वाला, इसका जो y पे डिस्प्लेसमेंट था, इट कैन बी या इट शुड बी इक्वल फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, क्योंकि सारे पार्टिकल्स के लिए मीन पोजीशन तो यही होगा ना, बोलो। अब सोचना जरा, लेफ्ट साइड पे कौन कौन सी वेव है, इंसिडेंट एंड डिफ्लेक्टेड, और राइट पे, तो उस पार्टिकल का y में डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसके अकॉर्डिंगली होगा, लेफ्ट साइड पे, इंसिडेंट के कारण सिर्फ कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के सुपरपोजिशन से, बोलो
हाँ, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के सुपरपोजिशन से ही उस पॉइंट का वाई में डिस्प्लेसमेंट डिसाइड होगा। एंड राइट साइड पे, राइट साइड से अगर देखोगे तो उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से होगा? ट्रांसमिटेड वेव की वजह से। बोलो ये पॉइंट क्लिक करा? बोलो ये वाला पॉइंट सभी लोगों को क्लिक करा? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, एट x बराबर 0 y of incidence plus y of reflected must be equal to what? yt। ठीक है, yt। और इसी को अगर मैं एम्पलीट्यूड लेवल पे बोलूंगा तो ए आई प्लस इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड प्लस, मान लो अगर एक्सट्रीम पे होता तो ए आई प्लस ए आर बराबर 80। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान से देखो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है? अरे एक बात का जवाब देना। जैसे सपोज करो ये स्टेट है एक, ठीक, ठीक है, मान लो ये स्टेट है अभी, और यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो किसी पॉइंट कर एक्स बराबर 0 वाले पॉइंट के लिए अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का स्लोप आई थिंक हमें लेफ्ट वाले से जो आएगा स्लोप और जो राइट वाले स्लोप आएगा वो कैसा होना चाहिए? भाई ये टेंजेंट दोनों मीडियम के लिए कॉमन हो गया ना एक तरीके से। सोच के बोलो, समझ में आ रहा है? तभी बोलो, नहीं आ रहा है तो सब बोल दो कि सब नहीं आ रहा है। भाई ये जो पार्टिकल है ये वाला, इसके इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे अगर तुम, तो तुम्हें क्या दिखेगा? इस टेंजेंट का स्लोप तुम चाहे एलएचएस से निकालो, चाहे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब एलएचएस में जो एलएचएस में उस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है एलएचएस की वजह से, सॉरी, तो वो है दोनों के सुपरपोजिशन से, और जो आरएचएस की वजह से है वो सिर्फ ट्रांसमिटेड से। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उस पॉइंट पे कभी भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप चाहे एलएचएस से निकाले चाहे वो कैसा आना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट तो एक ही बन रहा है ना। ये पॉइंट क्लिक करा? पॉइंट नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? टेंजेंट सेम कैसे हुआ? एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, मान लो ये वाला ऐसे, थोड़ा आगे बढ़ गए, रुक जाओ बताता हूं। जैसे ये आगे बढ़ रही है, कोई भी पॉइंट ले लो, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये टेंजेंट दोनों इस पॉइंट के लिए दोनों साइड से कॉमन नहीं है। अरे इधर पे जो डिस्टरबेंस है वो वाई आई प्लस वाई आर से है, इधर पे है वाई टी से। बोलो है कि नहीं? तो अगर आप स्लोप निकालना है तो आप क्या करोगे, इधर पे डिफरेंशिएट इसका करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इधर पे डिफरेंशिएट इसका करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो स्लोप सेम ही तो है, क्यों? टेंजेंट तो एक ही है ना उस पॉइंट के लिए। एक पॉइंट के लिए टेंजेंट क्या दो होंगी? एक पॉइंट की टेंजेंट कितनी हो सकती है? अरे एक ही तो होगी ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, लिखना साथ में, सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ वेव should also be differentiable at medium boundary. Hence resultant of slope on
ईदर साइड must be what? must be equal या सेम। तो इस पॉइंट का मतलब है कि एट x बराबर 0 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आई मस्ट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आर मस्ट बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टी। लिख लो उसको सभी लोग। एक मिनट, ये बात क्लियर है? अब जरा डिफरेंशिएट करो। करो डिफरेंशिएट। वाई आई की इक्वेशन तो ऊपर पता ही है ना हमको, क्यों? डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में। ए आई K1 है ना, ए आई K1 cos ओमेगा टी माइनस K1x प्लस वाई आई का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? ए आर K1 cos ओमेगा टी माइनस K1x। वाई टी करो, क्यों? यहाँ प्लस है ना, रिफ्लेक्टेड वाले में प्लस है ना, यहाँ पे तो कोफिशिएंट आता है ना। फिर आगे बताओ, इसका बताओ। ए आर K2 cos क्या जाना, सॉरी ए आर नहीं ए टी होगा, यस यू आर राइट। ए टी K2 cos ओमेगा टी माइनस K2x और माइनस साइन, माइनस भी तो बाहर आएगा ना। ये माइनस क्यों बाहर आता है, क्लियर है ना? क्योंकि भाई जब आप x से कोफिशिएंट को बाहर लाओगे तो माइनस के साथ बाहर लाते हैं, मतलब साइन के साथ बाहर लाते हैं। तो माइनस K2 है, मतलब माइनस K2 बाहर आया है। ठीक, बट हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं? x बराबर 0 वाले पार्टिकल की बात हो रही है, आई थिंक नहीं? तो x बराबर 0 वाले पार्टिकल की अगर बात हो रही है तो यहां पे x क्या हो जाएगा? 0। तो क्या इक्वेशन हमारी ये बनेगी? ए आई K1 cos ओमेगा टी प्लस ए आर K1 cos ओमेगा टी बराबर माइनस ए टी K2 cos ओमेगा टी। बनेगा? अब बताओ, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? cos ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो यहां पर आया माइनस का ए आई K1 ए आर K1 बराबर ए टी K2। अगर तुम्हारा माइनस साइन सिंप्लीफाई करने का मन हो यहाँ पे तो फिर आई थिंक यहां माइनस आ जाएगा। बोलो, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं सभी को? इतनी बातें सभी क्लियर है? पक्का? ठीक है भाई। अब अगर इस इक्वेशन में मैं A1 कॉमन कर लूं, K1 कॉमन कर लूं, है ना, K1 को मैं कॉमन करूं तो क्या बनना चाहिए बताओ? ए आई माइनस ए आर K1 बाई K2। सही लिखा है? एक मिनट, सॉरी, K1 कॉमन है ना, तो बाहर आ जाएगा। K1 इधर चला जाएगा, इधर AT के पास, K2 बाई K1। बोलो ये आएगा? तो ए आई माइनस ए आर इज इक्वल टू AT K2 बाई, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। ठीक, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी? ये थी ए आई प्लस ए आर बराबर AT। यहां पे क्या आ गया? ए आई माइनस ए आर बराबर AT K2 बाई K1।
अच्छा एक बात बताओ, जो सेकेंड इक्वेशन बनी है इसमें एक काम और कर सकता हूं, जिस तरीके, थोड़ा सा देखो मैं लिखूंगा नहीं, पहले बोलूंगा समझना भाई। स्पीड बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई के। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो गया, के। ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, अरे ओमेगा कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल है, ओमेगा क्या है, क्यों कांस्टेंट है, अरे फ्रीक्वेंसी है वो तो, है ना, वो कांस्टेंट हो गई। तो अगर हमारा v बदलेगा तो k बदलेगा, और v प्रोपोर्शनल टू 1/k है। तो ये बताओ, इस k2 बाई k1 की जगह अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ v1 v2 लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो जल्दी से, बिलो जल्दी बोलो। तो ये आ जाएगा ai माइनस ए आर बराबर 80 v1 बाई v2। इसको सेकेंड इक्वेशन कर लो। ठीक, यहां तक बातें क्लियर। अब इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। तो मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, मैं कैलकुलेशन वो नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ऑन सिंप्लीफाइंग ये आएगा तुम्हारा ए आर इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 ब्रैकेट ai। तो ये तुम्हारा आ गया रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। फिर 80 निकालेंगे सिमिलरली इस तरीके से, तो आएगा 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 ब्रैकेट ai। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, ai आ गया, 80 आ गया सॉरी। और आई थिंक हमें इसमें इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता होगा, और उसी से तो हम रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लिख लो उसको। ऊपर वाला दिखाऊं कि लिख लिया था, क्यों लिख चुके थे, ठीक है। सभी लोगों ने लिख लिया, पक्का, चलो बस ओके। तो ये हमने 2 पॉइंट सीख के, पता है क्या सीख लिया, कि जो मीडियम बाउंड्री के बाद जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा 2 पार्ट में बटेगा, तो उन 2 पार्ट्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। यानी कि वो डिपेंड करेगा इन स्पीड्स पे, इन स्पीड्स पे डिपेंड करेगा। तो जो आगे वाला लेक्चर है आगे होने वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो उसको बहुत फोकस होकर देखना, ठीक है, क्लियर है। चलो देखते हैं। तो इसमें अब डालो नोट, ठीक है। इनको दिखाएंगे बाद में, पहले हम, हाँ तो नोट डालते हैं। और पहला लिखो, मैं दिखाता हूं आपको, मान लो ये एक डिस्टर्बेंस है, जो राइट साइड जाएगा, और राइट साइड पे जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी सी थिक है। ठीक। तो अगर इस तरफ डिस्टरबेंस की स्पीड v1 मान लें, तो इस तरफ स्पीड मान लेंगे v2। तो v2 v1 बताओ क्या सेम होगा, ए v2 v1 में कौन ज्यादा कौन कम होगा, विच विल बी हायर,
वी कैन रिलेट बाई म्यू1 एंड म्यू2 आई थिंक ना, क्यों? अगर आपसे मैं म्यू1 पूछूं, म्यू1 और म्यू2 का रिलेशन पूछूं, आई थिंक म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, और स्पीड ऑफ वेव होता है, ट्रांसफर वेव इन स्ट्रिंग होता है टी वी बराबर टी बाई म्यू रूट के अंदर, तो वी प्रोपोर्शनल टू द रूट म्यू होता है। तो अगर अगर उसका मास डेंसिटी बढ़ गई तो v2 क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, तो क्या आएगा यहाँ पे, v2 इज लेस देन, बोलो क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा वो मोमेंट जब ये डिस्टर्बेंस तुम्हारा राइट साइड जा रहा है, ठीक है। चलो, तो इधर साइड मैं मान लेता हूं थिन स्ट्रिंग, उधर साइड हो गई थिक स्ट्रिंग। तो मुझे जरा सिर्फ सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू बताना, सिंबल के, कि ए आर की वैल्यू और ए टी की वैल्यू, किसकी वैल्यू प्लस होगी, किसकी वैल्यू माइनस होगी, बताओ। यू आर हैविंग द फॉर्मूला फॉर ए टी एंड ए आर बोथ, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। ए आर और ए टी बताओ, दोनों के बारे में क्या सिचुएशन है, विच विल बी द पॉजिटिव, विच विल बी द नेगेटिव, विच विल बी द पॉजिटिव, ए आर विल बी, ए आर विल बी, सभी लोग बताओ, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सर v2 v1 से कम है, v2 माइनस v1 जो होगा वो नेगेटिव ही आ जाएगा। ठीक, एटी के बारे में क्या ख्याल है? अरे उसमें तो नेगेटिव आने कोई चांस ही नहीं है ना, ये आ गया पॉजिटिव। तो यानी कि जब ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा नहीं, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगी। देखो ध्यान से कि रिफ्लेक्टेड वाली जो है ना, वो रिवर्स कर जाएगी, ठीक, और जो ट्रांसमिटेड वाली है वो थोड़ी थिकर है आई थिंक, तो उसमें जो वेव जाएगी कुछ इस तरीके जाएगी आगे, ठीक है। सच दैट इसका स्पीड होगा v2, इसका स्पीड होगा v1। बोलो, इतना क्लियर है बात? तो देखो ये एक आपको एक एनिमेशन से भी दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, ये सेम चीज, ये भाई साहब क्यों चला रहे हैं, देखिए दिख रहा है एनिमेशन ये वाला, देखो डिस्टर्बेंस मीडियम बाउंड्रीज के बाद क्या स्टेट आ रहा है, देखो एक पल्स उधर जा रही है राइट साइड और एक पल्स नीचे हो गई है ना। अच्छा नीचे क्यों हुई, क्लियर है ना? क्योंकि एआर का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि इसलिए वो नीचे की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है, इसलिए इसका डिस्टर्बेंस जो है वो नीचे की तरफ आता है। इतनी बात क्लियर है सभी को? ये एनिमेशन भी क्लियर होगा आई थिंक, हाँ पक्का? ऐसा कुछ कंपल्सरी थोड़ी ना है कि दोनों में से एक पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, दैट विल डिसाइड द इक्वेशन, फॉर्मूला जो लिखा है एटीआर का, ऐसा कुछ याद नहीं करना है हमें कि उनमें से कोई एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव हो जाए, ये वजह तो दोनों दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, अभी देखना आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक दो लाइन लिख लेते हैं चाहो तो। इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि whenever wave is reflected back from denser medium, जब भी
डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करेगी बैक, बाउंड्री, डेंसर मीडियम बाउंड्री बोल सकते हैं, इट अंडरगोज विद फेस चेंज। कितना फेस चेंज हुआ जो रिफ्लेक्ट हुई है? पाई। वेरी गुड, पाई फेस चेंज हो गया। ठीक है, फेस चेंज बाई पाई, इसको लिख लेना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखना, नेक्स्ट सिचुएशन ये ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे म्यू1 और ये म्यू2, तो इस वाले केस में म्यू1 ज्यादा है म्यू2 से, तो यहाँ पे स्पीड अगर v1 मान लें, यहाँ v2 हो गया, तो v2 की स्पीड क्या हो गई? मोटा लिख दिया क्या? v2 ज्यादा हो गया ना? तो जरा बताओ सभी लोग सोच के, AR80 में क्या सिचुएशन आएंगी? बोलो, AR80 क्या होगा? सभी लोग बोलो भाई, AR80 क्या होगा? दोनों ही प्लस होंगे। चेक करके बोल रहे हो ना? तो इसका मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मीडियम बाउंड्री, क्या स्टेट आएगी? रिफ्लेक्टेड वाली कुछ ऐसे ही हो जाएगी, उसका थोड़ा सा एम्पलीट्यूड चेंज कर देता हूं मैं, और ट्रांसमिटेड वाली जो होगी वो इधर चली जाएगी, इधर जाएगी v1 से और इधर जाएगी v2 से। ये इसका हो गया A R और ये इसका हो गया A T। बोलो, क्लियर है बात सभी को यहां तक? ठीक है, अब आगे नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? इतनी बातें क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन? पक्का? कंफर्म? सारी बातें क्लियर हो रही है ना? तो देखो यहाँ पे एक और डायग्राम था मेरा, एनिमेशन दिखाया था मैंने, स्पेस कम हो तो उसको नीचे कर लेता हूँ। देखो नीचे का एनिमेशन चल रहा है, लोग गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड दोनों ही एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है, नहीं एक्स एक्सिस के, क्लियर है ना? ये तो दिख रहा है ना हमको साफ साफ। ठीक, चलो इसको लिख लिया आप लोगों ने? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, एक मिनट, तीसरा पॉइंट देखना। तो अच्छा, हाँ ये बताओ, हाँ एक चीज बताना जरा, इस वाले में फेस चेंज क्या हुआ? मतलब वेन एवर वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द रेयर मीडियम बाउंड्री, इट अंडरगोज नो फेस चेंज। तो आई थिंक यहां पे मैं सीधे बोल सकता हूं, नो फेस चेंज between incident and what?
रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। अरे पिछले वाले में जो पाई फेज था वो किसके किसके बीच का था? इंसिडेंट एंड, अरे इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड देखोगे वो तो दोनों फेज पहले भी जीरो था और बाद में भी। कोई ट्रांसमिटेड तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रही है ना, ट्रांसमिटेड वेव जो बन रही है वो एक्स के ऊपर ही बन रही है। तो वो इंसिडेंट एक्स के ऊपर है, ट्रांसमिटेड भी एक्स के ऊपर है, दोनों फेज डिफरेंस जीरो। इंसिडेंट ऊपर है, रिफ्लेक्टेड नीचे है, दोनों फेज डिफरेंस। ठीक है, नहीं समझ में आ रही बातें? अच्छा आ रही है कि नहीं? हाँ ना बोलो कुछ, पक्का कंफ्यूजन है कोई? चलो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें तुम्हारी ये भी चेक होगा कि तुमने कितना रिवाइज किया है। तो उसमें कुछ फॉर्मूले यूज होने वाले हैं जो तुम्हें हमने पढ़ा रखे हैं पहले ही, पूछूंगा मैं अभी। ठीक, देखो एक बात यहां पे कंफर्म है, अगर मैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं, अगर मैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? कौन सी एनर्जी बराबर कौन सी एनर्जी प्लस कौन सी एनर्जी, कौन सी वेव की एनर्जी बराबर कौन सी वेव की एनर्जी प्लस कौन सी वेव की एनर्जी? भाई इंसिडेंट एनर्जी जो है ना वही तो दो पार्ट में बट रही है, एक ट्रांसमिटेड और एक रिफ्लेक्टेड। तो क्या बोल ऐसा बोल सकता हूं कि एनर्जी जिस रेट से इंसिडेंट वाली जा रही है दैट इज इक्वल टू जिस रेट से रिफ्लेक्टेड में जा रही है प्लस जिस रेट से ट्रांसमिटेड में जा रही है। तो यहां पे लिख लो फटाफट, if we neglect any kind of energy loss, if we neglect any kind of energy loss from conservation of energy, we can write पावर इंसिडेंट वेव का पावर बराबर रिफ्लेक्टेड का पावर प्लस पावर ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। अब जरा मुझे फॉर्मूला बताओ पावर का, पेज मत पलटना है, एवरेज पावर फॉर्मूला बताओ। 1/2 म्यू वी ए स्क्वायर। अब इस केस में म्यू हो गया म्यू1, बी हो गया बी1 और ए हो गया ए आई। रिफ्लेक्टेड में बताओ हाफ म्यू1 बी1 ए रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसमिटेड में बोलो हाफ म्यू2 v2 ए टी का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो तुम चाहो तो ओमेगा कैंसिल कर लो, ये तो ऐसे लिखा रहने दो, नहीं ये क्वेश्चन एक फॉर्म हो गई बस, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है। बोलो इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर सभी को? हाँ, कहीं कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं ना? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले जो दो पॉइंट लिखवाने वाले हैं, चौथा और पांचवा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखना उसको। अगला है वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एंड, वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एंड, वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ठीक, मतलब अब अगर फिक्स्ड एंड है तो क्या होगा? अगर फिक्स्ड एंड है
तो क्या होगा, मतलब ऐसे समझो। अब अगर ये वेव इधर जाए तो क्या होगा, जब वो डिस्टरबेंस मीडियम बाउंड्री से टकराएगा तो टकराने के बाद की कहानी क्या होगी। देखो ये म्यू वन है और इस साइड एक ऐसा मीडियम है, मतलब पहले तुमको फील कराते हैं, है ना, प्रैक्टिकली तुमको फील कराते हैं। मान लो एक धागा है, थ्रेड, सुई धागा वाला धागा, ठीक है, और एक मोटी सी रस्सी है। उस रस्सी को, उस स्ट्रिंग को रस्सी मान दो और स्ट्रिंग को हिलाओ ऐसे, तो क्या वो रोप, जो मोटी सी रोप है, वो डिस्टर्बेंस में जाएगा। तो दैट विल बिहेव लाइक दिस सिचुएशन, है ना, कि मतलब दूसरा एंड ऐसा हो गया कि लग रहा है फिक्स्ड, लग रहा है फिक्स्ड, क्योंकि दूसरे में डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो ही नहीं पा रहा। क्या पॉइंट क्लियर है? नहीं, पक्का? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पे कि यहां का जो म्यू2 होगा वो टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए। अरे डिस्टर्बेंस जा ही नहीं पा रहा है, इट मींस हाईली डेंस हो गया इन शॉर्ट। तो V2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंस टू, वेरी गुड, 0 होगी। समझ में आई बात? तो अगर ये AI है ना, तो जरा जवाब दो मुझे, AR क्या होगा। AR की वैल्यू हो गई V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 ब्रैकेट AI। तो V2 टेंस टू 0, V1 कट गया, क्या आ गया, AR बराबर आ गया माइनस का AI। इसका मतलब यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो उस रिफ्लेक्शन के बाद क्या स्टेट बनना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड के साथ वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आ गया यहां तक बात? ये रिफ्लेक्शन क्लियर है सभी को? तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एंड। मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड। अब ये कैसे फॉर्म कर देंगे तुमको बताता हूं, कैसे फॉर्म करते हैं इसको, फिर तुम एग्जांपल भी दिखा दूंगा, ठीक है। डायग्राम बनाना नहीं अभी है, अभी मान लो थोड़ी सी एडिटिंग हो जाए। अब बताओ, ध्यान देखना, अगर यहां पे मैं बोलूं, पहले तो समझा देता हूं कि इसका ये डायग्राम कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये डिस्टरबेंस जो है ये राइट साइड जाएगा
और जो दूसरा एंड है दैट इज अटैच्ड विद अ रिंग, और रिंग का मास निग्लेजिबल है, और वो रिंग चलने के लिए फ्री है कहां पे, एक स्मूथ रॉड पे ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए फ्री है। ठीक, एग्जांपल दो, जैसे अभी एग्जांपल दिया था, एक पतला सा थ्रेड और एक थिक स्ट्रिंग, मोटी रस्सी लाइक, उल्टा कर दो, मोटी रस्सी में डिस्टर्बेंस दो तो थ्रेड का क्या होगा, थ्रेड तो ऐसे हवा में एकदम वो हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो यहां पे हम टेक्निकली क्या बोल सकते हैं पता है, यहां पे बताओ म्यू टू को हम क्या कह सकते हैं, बताओ, व्हाट वी कॉल, टेंस टू जीरो हो गया वो, तो यहां पे स्पीड क्या हो गई, v2 टेंस टू इन्फिनिटी हो गई, टेंस टू। तो अब अगर मैं आपसे ए आर निकालने के लिए सोच बोलूं, व्हाट यू विल फाइंड, v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू, बताओ क्या आएगा। यहां से देखना ध्यान से, मैं v2 कॉमन कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, v2 कॉमन, तो नीचे से ऊपर दोनों से, तो ऊपर नीचे दोनों से कैंसिल हो जाएगा शायद, तो न्यूमेटर में क्या बनेगा, 1 माइनस v1 बाई v2 अपॉन, नीचे बनेगा v1 अपॉन v2 प्लस 1, बोलो हाँ या ना, ए आई। अब ये बताओ, यहाँ देख लो, ये बताओ अगर v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू बहुत बड़ी है v1 से, तो आई कैन से v1 अपॉन v2 बहुत छोटा होगा 1 से, तो इस वैल्यू को 1 में सब्ट्रैक्ट करो, या इस वैल्यू को 1 में, कोई फर्क, एक तरीके से ए आर बराबर ए आई ही आ गया, बात समझ में आई। तो रिफ्लेक्टेड जो आएगी अब, तो उसका आइडिया तो तुमको अब लग गया होगा, तो आई थिंक इस, हाँ जी, क्यों, क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होगी, थ्रेड से क्या मतलब, मीडियम चेंज है ना, प्रोसेस करके देख रहे हैं ना हम लोग तो, देखो हम ऐसे कोई लॉजिक नहीं भिड़ा देंगे, नहीं, लॉजिक से काम नहीं चलना है, लॉजिक के पीछे कोई रीजन भी होना चाहिए, नहीं। डायग्राम ना लो, लिख लो। सभी लोग बताओ यहां तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं, हाँ। चौथा और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली मतलब इसको याद रखना जरूरी है कि फ्री एंड से टकराएंगे तो क्या होगा, और फिक्स्ड एंड से टकराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, ओके, ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गई सारी बातें। ठीक है, फिर आज के लिए बच्चों इतना ही है, हाँ।